वेलकम बैक नाजरीन। हम कपास की अगेती काश्त पर बात कर रहे हैं। मैं डॉक्टर जुल्करनैन साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगेती काश्त के लिए एक तो है कि आपके पास रकबा भी जल्दी दस्तयाब हो, ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसमें सूटेबल मुनासिब क्या है कि अगर आपने कोई चीज़ काश्त की हुई है, ऐसी शय काश्त की हुई है जो जल्दी जिसकी हार्वेस्टिंग हो गई है, वो ठीक है, या खाली रकबा जो है वो अगेती काश्त के लिए ज़्यादा मुनासिब है? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि इसके लिए ना हमें पूरी क्रॉप रोटेशन अपनी देखनी पड़ेगी। यानी कि अगर एक ज़िम्मेदार है, उसने सोचा हुआ है कि मैं जो प्रॉपर टाइमिंग 1 अप्रैल के बाद की आ रही है उसमें सोइंग करनी, तो वो जो उसका रोटेशन है क्रॉप की साल की, उसको उसके मुताबिक अपना एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर वो मिसाल के तौर आता पर है मैं अर्ली राय पे। लगा लेता हूँ भाई जी जी, उसकी अर्ली हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो मैं कॉटन लगा लूँगा, बिल्कुल। लेकिन सूटेबल क्या है कि अगर खाली रकबा छोड़ा हुआ है तो ये अगेती काटन काश्त करने के लिए वो सूटेबल है, या अगर हमने फसल एक उठा ली है वो मुनासिब रकबा है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में जब अगर हमारे पास इतना टाइम मिल रहा है कि वो थोड़ा खाली हम उसको छोड़ रहे हैं और फिर हम अगेती काश्त करते हैं तो बहुत बेहतर है। वो ज़्यादा बेहतर दूसरा, जैसे राना साहब फरमा रहे हैं कि ऐसी क्रॉप्स हम लगा रहे हैं जो जिस वक्त हमारी अगेती काश्त है वो उससे पहले हमारी हार्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो प्रॉपर टाइम हमें मिल रहा है ताकि हम प्रॉपर पूछ टाइम लेते हैं में ना जो राजा साहब, क्या अर्ली लगा रहे हैं उसमें आए। जिसको आप जल्दी जो है हमारा सर हार्वेस्ट कर फरवरी लें? में ना किनोला ख़त्म हो गया है। अच्छा, आलू हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है। कुछ हमने मक्की लगाई थी, लेट हो गई थी, अच्छा, वो भी रकबा हमारा फारिग हो गया है। ठीक है। तो मैं अच्छा, समझ वो आपके ख्याल में कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं हाँ जी। जिसको आप समझते हैं कि ये मुनासिब है कि अगर आपने अगेती कपास काश्त करनी हो तो उससे पहले जो है ना इनको आप काश्त करके उनको हार्वेस्ट कर लें? मैं समझता हूँ किनोला बहुत अच्छी कैनोला फसल है। ठीक है, ठीक है। ये जनाब कम वक्त में अच्छी पैदावार दे जाता है, इस पे खर्चा बहुत कम है और इस पे अर्ली काटन आ सकती है, बहुत अच्छी पैदावार ले सकता है। ठीक है। आप आलू भी फरवरी में, मार्च के शुरू में फारिग हो जाएंगे? मार्च के पहले हफ्ते में सर खत्म हो जाएगा ठीक है। और 15 मार्च तक आप उसे आप बिजाई कर सकते हैं। बहुत आइडियल टाइम है। इस तरह आलू का रकबा भी जो है ना, वो भी जो है ना आलू के बाद भी वो काटन लगा सकते हैं। ठीक है। ये डॉक्टर साहब भी जो फसलें हम पहले उगाते हैं वो अगली फसल पर भी कोई असरात छोड़ती है? मतलब ये बड़ा एक अहम सवाल है ना जी, कि क्या आलू अगर हमने काश्त किए हैं तो उसके असरात कपास पर भी मुरतब होंगे, या कैनोला है उसके असरात भी मुरतब होंगे या नहीं होंगे, या सेम ही होगी ज़मीन? यदि इससे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ना जी, थोड़ा सा फर्टिलिटी वेरिएशन हाँ जी, से फर्टिलिटी पे, तो उसको तो हमने मेंटेन करना होगा ना जी। फिर डॉक्टर की राय ले लेते हैं, आपका क्या ख्याल है? कोई ऐसी फसल है जो अगली फसल को बूस्ट करने में, उसको सपोर्ट करने में मदद दे सके? जी जी, अगर हम ऐसी फसलों पे जा रहे हैं जो कि हमारे पास मसलन लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं जो कि एग्जॉस्टिव क्रॉप नहीं है, या तो हमारे पास एग्जॉस्टिव क्रॉप है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि फर्टिलिटी का इशू आएगा तो हम उसको पहले फिक्स करेंगे। ठीक है। ताकि हम ये कह रहे हैं कि हम जब नई क्रॉप पे जाएं तो हमें इतना टाइम मिल रहा है कि हम अपना जो तैयारी नई क्रॉप की कर लें। अगर अर्ली सोइंग पे जाते हैं तो उसके मुताबिक प्लान करना पड़ेगा काश्तकार को, ठीक है। कि मुझे अगर अर्ली सोइंग पे जाना है तो वो पहले प्लान करके जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं पूरे राउंड दी क्लॉक उसको एक क्रॉप रोटेशन है, ठीक है, तो वो क्रॉप रोटेशन को उसके मुताबिक सेट करेगा। ठीक है। और उसमें मलहूज़े खातिर इन चीज़ों को रखना ज़रूरी है कि हमारी फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन हो अगली क्रॉप के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त जो है दर्जा हरारत वो तकरीबन 25 से 40 के दरमियान है, कम से कम दर्जा हरारत 25 जा रहा है, 23-24 से 25 तक, और जो हाई टेम्परेचर है वो 40 के लगभग जा रहा है। तो ये अर्ली कॉटन सोइंग के लिए ठीक है ये दर्जा हरारत, या हाँ जी, इसके लिए जी कॉटन के लिए बेस्ट तो होता है जी 32 to 35। अब ये रेस कर गया बहुत ज़्यादा। हाँ जी, थोड़ा सा, लेकिन ये कि इसने तो काफ़ी रेस करना है थ्रू आउट सीजन। नहीं, अब अगर देखें ना, बहुत सारे लोग रह गए, अभी उन्होंने सोइंग करनी थी। हाँ जी, नहीं, अभी वो तो करेंगे, सोच रहे थे। वो करेंगे। तो ये जो हाई टेम्परेचर है ये कोई इफेक्ट तो नहीं डालेगा? नहीं जी, नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। मतलब बेधड़क होकर काश्त इसका कर ये है, हाँ जी, बेधड़क, क्योंकि ना इसका हो ये 32 to 35 फेवरेबल है, और इसको सॉइल का टेम्परेचर जो होता है जी वो हमारा 18 डिग्री से होना चाहिए। अगर उससे लेस हो ना जी, फिर हमारी जर्मिनेशन पे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा। हमारी जी जो इसकी अगाव है इसका कॉटन के बीज का, आम डेज में होता है 5 डेज तक हो जाता है, जो हमारा बुर उतरा हुआ बीज हो। अगर आपका बुर वाला बीज हो तो वो 7 दिन ले लेता है। और फिर अगर लो टेम्परेचर है ना 16 डिग्री से भी कम, तो फिर उसमें हमारी जर्मिनेशन होती है जी 15 डे ले लेती है, 15 डेज। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ऐसे लगता है कि ये क्योंकि मौसम होता है बाहर का ना, हाँ जी, बाहर का मौसम हर पौधे पर असर डालता है, या वो जो मुर्दा पौधे खड़े होते हैं उनमें भी कोंपलें निकलने हाँ जी, आजकल निकल रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारा मौसम जो है ये बड़ा सपोर्ट कर देता है
अर्ली कॉटन सोइंग को भी ना, और शायद उसके पौधे को उसमें जान डाल देता है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि जी जहाँ कुछ भी नहीं उगाया होता वहाँ भी घास निकल आती है, और जहाँ कुछ भी नहीं होता फूल नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो शायद ये मौसम जो है ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है इसको। हाँ जी बिल्कुल जी, बहार का मौसम है, लेकिन ये है कि हमारे लिए तो, हमारी कॉटन के लिए 32-35 चाहिए। हाँ, अगर इस दफ़ा सर्दी तो की है, कैफियत से बाहर आते हैं ना हाँ जी जी, फिर। इस दफ़ा तो है टेम्परेचर ना जी रेज हो गया। बाकी लास्ट ईयर्स में आप देखें तो टेम्परेचर इतना नहीं है, टेम्परेचर यानी कि ना कम होता कम है। रहा, ठीक है। तो फिर इस पे ये मौसम असर नहीं करता, ठीक है। क्योंकि इसकी जर्मिनेशन अगर ले ले 5 से 15 दिन तक चली जाए ना जी, फिर हमें फंगस लगने का खतरा है बीज खतरा है, ठीक को। है। उसके लिए हमें फंजीसाइड मतलब लगाना आप पड़ता है। फंगस से और पिंक बॉलवर्म से बचाने के लिए इकदाम ज़रूरी हैं। डॉक्टर साहब, ये अगर इस मौसम में दर्जा हरारत की फ्लक्चुएशन आ जाती है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जी आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि 40 डिग्री है, कल पता लगे यही 30 पर आ गया है, 31 पर आ गया है, और ये दिन ब दिन ऊपर नीचे हो रहा हो, तो उसके असरात भी फिर मुरतब होंगे अगर आपने सोइंग की है, कोई पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? जी क्या? जी बिल्कुल, इसी को मैं बढ़ाना चाह रहा था कि हम जो इस हवाले से क्लाइमेट स्मार्ट ब्रीडिंग एक टर्म यूज़ करते हैं, जैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो हम ये देखें कि हमारी जो हम वैरायटीज़ डेवलप कर रहे हैं, तो जो हमारा क्लाइमेट है उसको वो अडॉप्टेबिलिटी हो। अच्छा, मैं आपको एक बताऊं कि हम 2019 में हमने चाइना को विज़िट किया। हमने एक यहाँ एक फोरम बना हुआ है, आपको पता होगा, साइनोपाग इंटरनेशनल कॉटन कॉन्फ्रेंसेस का। तो उस सिलसिले में हमारी 2019 में जो कॉन्फ्रेंस थी वो चाइना में थी। ठीक है। तो चाइना का जो शिनजियांग जो पूरा प्रोविंस है वो कॉटन बेल्ट है। ठीक है। तो वहाँ पे जो उनकी कॉटन तैयार है वो 28 सेंटीग्रेड पे है। अच्छा, 28 सेंटीग्रेड पे पिकिंग के लिए कॉटन तैयार होती है। अच्छा, तो तो इसमें उसका टाइम स्पैन कितना है? हमारे यहाँ उसका टाइम स्पैन हमारे जो कॉटन का ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन टेम्परेचर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ ना, कि हम अगर क्लाइमेट की फ्लक्चुएशंस देखें। मैंने ये पूछा इसलिए टाइम स्पैन शायद उसका ज़्यादा हो फसल की तैयारी में, क्योंकि ऑलमोस्ट फसल पकने के लिए दर्जा तो चाहिए ना जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो हमारी कॉटन की जो है वो हमारी तैयार हो रही है बड़े हाई टेम्परेचर पे, और हमारी वैरायटीज़ भी ऑलमोस्ट उसके मुताबिक है। ठीक है। उनके यहाँ जो वैरायटीज़ हैं वो इसके मुताबिक है जो उनका क्लाइमेट है। तो अडेप्टेबिलिटी की बात है कि हमारे यहाँ ऐसी अडेप्टेबिलिटी हो। इसीलिए हम एक प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं चाइनीज़ काउंटर पार्ट के साथ कि हम जो अडेप्टेबिलिटी है क्रॉप की उसको आगे फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकें। ठीक है। तो इसके लिए क्रॉप मॉडलिंग की हमारे यहाँ स्टडी होती है कि हम पिछला डाटा देख के और टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस देखते हुए रिकमेंडेशन देंगे। जी जी, आगे प्रेडिक्ट करें कि 15-20-25 साल बारिश हो जाती है, तो बारिश में जो आगे पीछे के 1-2 दिन हैं उसमें हमें फसल ये जो अगेती काश्त है करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इंतज़ार कर लेना चाहिए, आप क्या रिकमेंड करते हैं इसमें? मेरे ख्याल जो एग्रोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, शायद डॉक्टर साहब ज़्यादा उसको बेहतर देख सकेंगे कि सोइंग के हवाले से उसमें हमें कितना, यानी कि हमारा जर्मिनेशन रेट क्या आता है, जर्मिनेशन पे कितना इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो वो थोड़ा सा ज़ाहिर है। आपसे पूछते, लेकिन मैं अगर राणा साहब से भी पूछ लूँ ना, ये जितना काश्तकार अमली तजर्बे से गुजर रहा होता है, बाकी शायद जो है हम तो दफातर में बैठ के भी काफ़ी सारी तजर्बे भी कर लेते हैं, रिकमेंडेशन भी दे देते हैं। तो अगर आप मौसम को कैसे देखते हैं? अगर बारिश हो जाए तो फिर आप काश्त हाथ खींच लेते हैं या बारिश में भी काश्त कर लेते हैं, क्या करते हैं? मैंने सर अभी ज़मीन हमारी तैयार थी, ठीक है, तो मैंने मौसमियात के डायरेक्टर से बात की। अच्छा, कि मुझे सर डेटा बताएं कितने दिन बारिश नहीं होनी। अच्छा, ठीक है। तो उसने मुझे कहा जी 15 दिन बारिश नहीं है। ठीक है। तो मैंने फौरी, क्योंकि बहुत बड़ा इफेक्ट है सर, जब बारिश पड़ जाए तो जर्मिनेशन सर बड़ा मसला बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। होती है। इसका मतलब है आपकी तरफ से ये तजवीज़ है बाकी काश्तकारों के लिए भी कि वो पता कर लें कि मौसम की अगले एक हफ्ते की ये बड़ी अहम चीज़ है सर, बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि काटन के सीड सर मिलते नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि पहले पूछ लेना चाहिए कि क्या मौसम है, एक हफ्ते का क्या मौसम है। तो अब जर्मिनेशन जो हमारी 4-5 दिन में हो रही है, आराम से हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। मैं समझता हूँ कि मौसमियात से रब्ता होना चाहिए कि काश्त करें या ना करें। ठीक है। डॉक्टर साहब, यही सवाल जो मैंने डॉक्टर साहब से किया था कि बारिश के या मौसम की जो फ्लक्चुएशन है इसके जर्मिनेशन पे क्या असरात मुरतब होते हैं, आपकी तहकीक क्या कहती है? हाँ जी बिल्कुल जी, ये राना साहब ने भी सही कहा कि हमें मौसम देख के ही करनी चाहिए बजाय, तो इसका सारे नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ेगा ना जी जर्मिनेशन पे। अगर अचानक ठंडक हो गई है तो आप थोड़ा सा उसका अचानक ठंडक हो गई है ना जी, तो वो टेम्परेचर जर्मिनेशन स्लो हो जाएगी, उसका ये है जी। ठीक है, दिन ज़्यादा ले लेगी। जर्मिनेशन की जो परसेंटेज है वो भी उस पर भी असरात हो जाएगी या सिर्फ प्रोसेस स्लो हो जाएगा? हाँ जी, प्रोसेस स्लो हो जाएगा, मेनली प्रोसेस स्लो। जो हमारा प्रोसेस है 5 दिन में होना, 7 दिन में होना,
वो 12 से 15 दिन लेगी। ये जो हम अगेती काश्त करते हैं, इसके लिए बीटी की कोई ख़ास वैराइटीज़ हैं या जो भी आप वैरायटी लगा लेंगे वो ठीक रहेगी? नहीं जी, बीटी की जो सब में ही है वैसे जी, बोल वर्म के रेजिस्टेंट जो हैं वैरायटीज वो बेहतर है। मतलब इसमें कोई ख़ास जो है वो वैरायटी रिकमेंडेड नहीं है, अगर आप अगेती काश्त कर रहे हैं तो बीटी की कोई भी वैरायटी लगा लें वो चल हाँ जाएगी? जी, बीटी की जो अदारों की मुस्तनद अदारों से लिए हैं जी जो भी वैरायटी, जैसे हमारी लास्ट ईयर हमारी जी वैरायटी रजिस्टर्ड हुई है, 6 वैरायटीज़ हमारे अदारे ने दी हैं। ठीक है। उसमें है CM 663 है, और CM है 67, दूसरी है 678 है, और CM 785 है, और साइटो है 533 है, 535 है, जो 5 वैरायटीज़ हैं। ठीक है। इसको लगा सकते हैं। और इसके अलावा हमारी है जो नॉन बीटी एक आई थी 226 ना जी, ठीक है। साइटो 226, ये लेटेस्ट वैरायटी जो रजिस्टर्ड हुई है। बल्कि ये हमारी लास्ट ईयर हमारी वैरायटी CM 663 ने 60,000 एकड़ कवर किया था जी। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, बड़े रकबे पर काश्त हुई, रिजल्ट भी बेहतर है। रिजल्ट भी बेहतर है। डॉक्टर जुल्कर साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त जो है हम अगर ये काश्त कर रहे हैं और हम ये देखते हैं कि जी अर्ली सोइंग में हमें पिंक बॉल वॉर्म से भी कुछ बचत हो गई अगर हमने बीटी लगाई, और प्रोडक्शन भी अच्छी हो गई, तो इसमें जो बाकी इनपुट्स हैं, मतलब पानी का जो है लगाना, उसमें कोई बचत होती है या वो उसी तरह रूटीन में जैसे हम लगाते हैं वैसे ही लगेगा? और ख़ास तौर पे खादों के इस्तेमाल पे भी जो है वो हम इस पे कोई बचत होती है कि अर्ली सोइंग हो गई, पौधा ताकतवर हो गया, या खादों की रेशो बढ़ानी पड़ती है? अच्छा, इसमें एक तो ये है कि हमारे यहाँ जो इरिगेशन है, एक तो नॉर्मल इरिगेशन हम कॉटन को दे रहे हैं, तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन पे ये बड़ा डिपेंड करता है। अच्छा। हमारे जो इरिगेशन ठीक है। नंबर ऑफ़ इरिगेशन ज़ाहिर है, अगर हमारे फ़र्ज़ करें कि बारिश थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड होती है या टेम्परेचर हाई होता है तो बाज़ औक़ात हमें नंबर ऑफ़ इरिगेशन बढ़ानी पड़ती हैं। अगर टेम्परेचर हमारा शुरू में हाई जा रहा है और मतलब throughout इससे high जाता है, अगेती काश्त से कोई वो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा? जी वो ये उस तरह खास मौसम फर्क के उसमें असरात नहीं जो है वो पड़ते। जी, मुरतब हो मौसमी सकते हैं। असरात ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं उस हवाले से, उसके मुताबिक हमें अपनी स्ट्रेटजी देखनी पड़ेगी ठीक है। कि हम नंबर ऑफ़ इरिगेशंस जो हैं, ज़ाहिर है हमें क्रॉप को विद स्टैंड रखना है ठीक है। और इरिगेशंस को हमें उसके मुताबिक रखना है। लेकिन अगर हमारी बारिशों के हवाले से और टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन के हवाले से वो चेंज हो सकती हैं। ठीक है। ज़ाहिर खादों का मैंने अभी पूछना है आपसे, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम कपास की अगेती काश्त पे बात कर रहे हैं और डॉक्टर जुल्करनैन साहब हमें बता रहे हैं कि अगर हमने अगेती काश्त की है तो उसमें खादों के इस्तेमाल पर जो है वो क्या असरात मरतब होंगे? जी डॉक्टर साहब। जी, अच्छा, इसमें सर एक तो हमारे यहाँ ये है कि हम एक प्रैक्टिस जो बड़ी ज़रूरी है हमारे यहाँ करना, यानी कि हमें पीरियडिकली अपनी सॉइल की टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर का है वो जो सॉइल की फर्टिलिटी की रिकमेंडेशन है अकॉर्डिंग टू क्रॉप वो देता है। ठीक है। एक तो पहली चीज़ ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि फार्मर हमारे जितने भी हैं वो अपने जो सॉइल की उस वक्त की जो कंडीशन है उसको पता हो कि मेरी सॉइल की कंडीशन ये है और क्या है, उसके उसमें मुताबिक किस हम चीज़ की उसमें कमी है, fertility- किस चीज़ हाँ की जी, जाती है, ये होना बड़ा ज़रूरी है। उसी के हिसाब से उसकी खुराक का भी हल निकाला जाए। ठीक हो गया। बिल्कुल, ताकि हमारी जो रिकमेंडेड जो हमारी फर्टिलाइज़र की डोज है ना वो क्रॉप की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हो। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। तो इसमें हमारे यहाँ जो अगेती काश्त है, अगेती काश्त में मेरा नहीं ख्याल कि हमें, क्योंकि वैसे ही हमारा एक तो टेम्परेचर सही टेम्परेचर पे आ रहा है, क्रॉप सही टाइम पे आ रहा है, तो उसमें खादों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत के ऊपर जाना पड़ेगा किसान को। मतलब फ़ायदा होगा तो खादों जी का जी इस्तेमाल जो है बिल्कुल, वो जो हमारी मुनासिब हो रिकमेंडेड जाएगा। डोज है उसके अंदर वो बड़ी तो ज़बरदस्त यार क्रॉप साहब, हो आपका सकती है। तजर्बा क्या कहता है? अगर आपने अगेती काश्त की है जी तो खाद और पानी उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाएगा या वही मुनासिब रहेगा? नहीं, वो रूटीन में ही होगा सर, जिस तरह हम दे रहे हैं खाते हैं ना उसको। ठीक है। लेकिन उसको थोड़ी खाद ज़्यादा देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्योंकि सर उसका लंबा पीरियड है, उसने हमें 10 मिनट तक जाना है, तो साफ बात है उसको सर खाद तो ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो है अगर अगेती काश्त कोई करना चाह रहा है या कोई कर रहा है, इस प्रोसेस में है, उसको क्या एहतियातें इख्तियार करनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी हैं कि अगर वो अच्छी पैदावार हासिल करना चाहता है तो इन चीज़ों का ख्याल रखे? हाँ जी, इस टाइम जी। जी बहरहाल इस टाइम तो ये है कि अब तो टेम्परेचर पहले तो अच्छे बीज का बंदोबस्त करे। अच्छा जी, फेवरेबल टेम्परेचर तो है इस टाइम फेवरेबल। ऐसे नहीं है कि अपना कि जो अगेती वाले हैं कि वो वैरायटीज़, पहले तो ये है कि बीज का तो ज़ाहिर जी
इंतज़ाम अच्छा करना चाहिए कि वो अच्छे बीज का इंतजाम करें ना जी, मुस्तनद अदारे बुनियाद से ले, बुनियाद हाँ तो जी। यहीं से होनी है ना जी, हाँ ये जी, इमारत जी, खड़ी होनी इसी है से इसी पर। मुस्तनद अदारे से ले और उसकी जर्मिनेशन चेक करें अगाऊ उसका, वो 75% अगर तो वो the इदारे best। या जो बेचने वाला है वो जर्मिनेशन की गारंटी शरंटी दे रहा है, उस पर रिलाई कर ले या खुद जर्मिनेशन चेक करे? वो तो डिपेंड करता है ना जी, काबिल एतमाद अदा है बंदा ना जी जो बेचने बेहतर वाला ये है कि आप खुद चेक कर लें हाँ जी, खुद जर्मिनेशन। चेक कर लें, वो इजी वे है, उससे कर सकते हैं, उसको चेक कर लें। तो क्या जर्मिनेशन रिकमेंडेड क्या है? रिकमेंडेड यही है, रिकमेंडेड तो ये है कि हमारी जितनी बेहतर हो बेहतर होनी मतलब चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए? 75 हो तो दी बेस्ट। 75% जो हाँ है, जी, 100 बीज हैं तो हाँ जी, 75 जो है वो उगने हाँ चाहिए, जी, तो उगने फिर इसका चाहिए। मतलब है कि ये बेहतर है, बेहतर हाँ जी, है। हाँ जी, फिर वैसे तो मेरे ख्याल है 90 तक भी पहुंच जाती होगी, हाँ जी 90 भी, कुछ की सब की नहीं, कुछ की 100 भी मिल जाएगी। 100 भी मिल जाती है। हाँ जी। ठीक है, एक अच्छा बीज उसने तलाश कर लिया। अच्छा बीज, अच्छा, अब ज़मीन की तैयारी के हवाले से भी कोई ख़ास आपकी रिकमेंडेशन है? हाँ जी, कि बिल्कुल अगेती आप है। काश्त करने जा रहे हैं तो पहले तो ज़मीन कैसी होनी चाहिए इसके ठीक है। लिए? इसके लिए ज़मीन हो जी ज़रखेज़ हो, मेरा हो, और उसमें ये हो कि पानी को वो 24 से 36 घंटे में जज़ब कर ले। हाँ जी। तो इसका ये है कि ऑर्गेनिक मैटर तो हमारी ज़मीनों में बहुत कम है, 1 से 2% हो तो दी बेस्ट है, और जो साल्ट है इसमें 0.6% से कम होने चाहिए। हाँ जी, ये ज़मीन आ गई। ठीक है। उसके बाद जो उसने ज़मीन की तैयारी करनी है, तो उसके लिए ज़ाहिर है जी उसको अगर तो एक हमारी क्रॉपिंग पैटर्न ज़्यादातर यही है कि गंदम के बाद कपास। हाँ जी, तो गंदम की तैयारी के लिए फिर उसको ये करना चाहिए कि पहले तो वो यूज़ करता है ना कंबाइन हार्वेस्टर, उसके बाद इस्तेमाल करेगा स्लैशर। वो स्लैशर क्या करेगा जी, वो नाड़ को टुकड़े टुकड़े करके मिला देगा ज़मीन में, उसके बाद उसके डिस्क हैरो करना करेगा इस्तेमाल है। तो डिस्क हैरो ये करेगा, वो गंदम के मुड को भी और नाड़ को भी कुतर के मिला देगा ज़मीन में, और उसके बाद फिर वो ना हाफ बैग यूरिया डाले और पानी लगा दे। उससे ये है कि यूरिया डालने का मकसद हमारा ये है कि उसके गलने सड़ने का अमल तेज़ हो जाएगा। ठीक है। फिर जैसे ही वर्केबल कंडीशन पे हो, कल्टीवेटर से क्रम्पलर से उसको ज़मीन को तैयार कर ले। और अगर हमने ड्रिल पे बिजाई करनी है तो हमें फौरी वत्तर कंडीशन में करनी पड़ेगी, टाइम फैक्टर मैटर करता है। ठीक है। तो बेड एंड फरो पे तो आप ज़मीन तैयार करके छोड़ दें, जब आपने करनी है बेड एंड फरो बना के कर सकते हैं। ये बेड एंड फरो मेथड है जी, ये हमारे अदारे ने इंट्रोड्यूस करवाया था, एग्रोनॉमी सेक्शन ने करवाया था मुतारफ। तो अब तकरीबन 99% पे बेड एंड फरो पे बिजाई होती है। ठीक है, वो बेहतर उसके हाँ नतीजे जी, वो बेहतर है, पानी की भी सेविंग है दूसरे की निस्बत इसमें ना जी। डॉक्टर साहब, ये एक तो यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि उसको क्या एहतियातें करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दूसरा, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स जो है गंदम काश्त कर रहा है, तो गंदम और कपास की रोटेशन में भी वो अर्ली सोइंग कर सकता है, इस तरह मैनेज कर सकता है गंदम को कि भी वो गंदम की फसल भी ले ले और फिर कपास भी अर्ली उगा ले? हमारे यहाँ ये है, जैसे गंदम का हमारा रिकमेंडेड टाइम होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो देता है, उसमें भी ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है कि आप उससे अगर डिले करते जाते हैं गंदम की सोइंग, तो आपके प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। अगर वो नवंबर में जा रहे हैं, आजकल अर्ली नवंबर में भी फार्मर चले जाते हैं कि गंदम पे चले जाएं, लेकिन अगर हम गंदम पे जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में फिर हम जो हमारा काटन का सीज़न है उसी में जाएंगे जो नॉर्मल सीज़न में हमारी सोइंग अर्ली में नहीं जा सकेंगे। जी जी, जैसे राना साहब ने फरमाया कि ये जो क्रॉप्स लगा रहे हैं वो क्रॉप्स अगर प्लान करके लगा रहे हैं कि जिसमें हमारा अर्ली सोइंग काटन के लिए फील्ड खाली हो, तो वो प्लान उसको पहले करना पड़ेगा। अगर वो गंदम पे जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो नॉर्मल मतलब सीजन की एक बात काटन तो तय होगी सोइंग कि अगर आपने अर्ली सोइंग करनी है, अगेती काश्त करनी है कपास की, तो फिर आप गंदम ना लगाएं। जाहिर है उसमें क्यों नहीं उसकी लगा प्लान आपको फिर नहीं लगा कुछ सकते। लोग वो टाइम कोशिश फ्रेम करते हैं आपके कि पास जी हम जल्दी जो है वो गंदम लगा लें, जल्दी हार्वेस्ट कर लें और फिर जल्दी पॉसिबल नहीं उसमें, क्योंकि फिर दो क्रॉप्स जो मर्ज हो रही हैं, ओवरलैप टाइम में आ रही हैं, हमने तो दोनों को एक मैनेज प्रोजेक्ट किया था स्टार्ट में, ठीक है, कि उसको कहते थे रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग का मतलब है कि एक फसल अभी नियर टू हार्वेस्ट है ना, दूसरी आप सोइंग कर दें, दूसरी लगा दें। ठीक है। हमने इसके कुछ प्रैक्टिस की इस पे, तो राना साहब के गांव में भी किया था, उधर दोनों उसके डेमो किया था थोड़ा सा एक दफा। गंदम और कपास का भी किया। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ कि जो है ना जी खड़ी कपास में गंदम का छट्टा, ये तो जिम्मेदार कर रहे हैं आम। हमने किया ऐसे, फिर हम जब कपास गंदम की बिजाई होती थी ना, उसमें स्किप कर देते, एक ड्रिल बनवाई थी 2.5 फीट पे, यानी कि 75 पे, और ना वो स्किप कर दी लाइन। और जब मार्च में लास्ट इसको पानी दिया ना इसको गंदम को, तो हमने उस पर छोटी सी फिर ड्रिल बनाई थी कॉटन, अच्छा, उस हैंड ड्रिल, उसके साथ बिजाई कर दी। ठीक है। और उसका ये था कि उसके जब उसकी कंबाइन चलती थी गंदम में, तो वो
नन्हे नन्हे पौधे निकल आते थे। ठीक है। ये था कि हमें किसी क्रॉप के लिए फिर सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता था, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा लेबोरियस था, कॉम्प्लिकेटेड है, लेबोरियस थोड़ा सा था। अच्छा, मतलब काश्तकार थक जाता है हमारा उसको। हाँ जी, जाहिर है जी, वो जब तो गंदम में थोड़ी सी, लेकिन गंदम में तो स्पेस छोड़ दो, मैकेनाइजेशन का भी अमल दखल हाँ जी, होगा कि हम mechanization हमारे पास जो है वो ज़ाहिर इतनी मशीनरी तो है हाँ जी, नहीं, हाँ जी। सारा कुछ लेबर जो है वो हाथ से करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा आप कुछ रिकमेंड अर्ली सोइंग के लिए, मैं ज़मीन की तैयारी के हवाले से, पानी और खाद के इस्तेमाल के हवाले से आपकी कोई रिकमेंडेशन? जी जी, वो डॉक्टर साहब ने भी बड़ा इसको डिटेल में बताया कि ख़ास तौर पे ज़मीन की तैयारी के हवाले से कि कैसे उसको अर्ली सोइंग के लिए हमें तैयार करना चाहिए। बाकी यह है कि खादों का इस्तेमाल में एक तो चीज़ यह है कि हम रिकमेंडेड जो हमारे डिपार्टमेंट की हैं वही यूज़ करते हैं तो बहुत बेहतर है। दूसरी चीज़ यह है कि किसान को ये पता होना ज़रूरी है कि उसके जो पास जो उसकी सॉइल है उसकी कंडीशन क्या है फर्टिलिटी के हवाले से। तीसरा ये है कि अगर इरिगेशंस हमारी बढ़ती हैं तो ज़ाहिर है अर्ली सोइंग का जो टाइम फ्रेम है उसके हवाले से इरिगेशंस, नंबर ऑफ़ इरिगेशंस जो नॉर्मल सीज़न है उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि क्रॉप का जो ड्यूरेशन है वो टाइम स्पैन बढ़ गया, तो इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। तीसरा ये है कि हमारे यहाँ जो कॉटन की हम वैरायटी की सिलेक्शन, जैसे सीड की बात अगरचे ऑलरेडी हो चुकी है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सीड सेलेक्ट करना है। अगर फार्मर की सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, कंडीशंस फेवरेबल हैं, सारा कुछ है, लेकिन अगर वो सीड सही जो है उसकी सिलेक्शन नहीं कर सकता तो उसकी इमारत भी जो है वो अच्छी खड़ी नहीं होगी, वहीं से वो काम नहीं आएगी। तो रिकमेंडेड जो वैरायटीज़ हैं और अथेंटिक सोर्स से जो है वो फार्मर को लेना बड़ा ज़रूरी है ताकि हमारे यहाँ कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। और दूसरा ये है कि बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर जो हैं वो अपना खुद से जर्मिनेशन टेस्ट करते हैं, तो वो थोड़ा सीड लेके और जर्मिनेशन टेस्ट करेंगे, और मेरे ख्याल में ये सारे फार्मर ही कर सकते हैं ताकि उसको वो जो सीड है लगाने जा रहे हैं उसकी अथेंटिसिटी लगाने से पहले आ जाए। तो बाद में जैसे हमारे राना साहब भी कह रहे हैं कि सीड की अवेलेबिलिटी एक थोड़ा सा इशू है, तो वो बाद में उसको फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक। राना साहब, आप भी ये जर्मिनेशन का टेस्ट करते हैं? जी सर, खुद किया है सर। करते हैं? जी सर, करते हैं। करने के बाद काश करते हैं सर। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ काश्तकार हमारा जो इस खिते का ज़िम्मेदार है वो काटन से बड़ा थक गया था और परेशान हो गया था काटन से, पै दर पे नुकसानात हुए, वो फसल अच्छी नहीं हुई और इनपुट्स भी महंगी हो गई, पैदावार अच्छी नहीं हो रही थी। तो अब पिछला साल कुछ बेहतर गया, तो अब उसके कोई असरात आप देख भी रहे हैं कि लोगों पर हों और वो काटन की तरफ दोबारा आ रहे हों और कोशिश कर रहे हों कि हम कपास लगाएं क्योंकि इसमें आमदनी भी अच्छी है, अब पैसे भी बड़े अच्छे मिल रहे हैं? उसकी कई वजूहत थी बुखारी साहब। सबसे बड़ी वजूहत तो ये थी कि रेट बहुत कम था, दूसरा वैरायटियाँ नहीं थी सर। इस साल सर पिंक फरी वैरायटियाँ आ गई हैं और रेट बहुत अच्छा है, तो फार्मर इस तरफ हमने अपना फ़ायदा देख रहा है सर। हाँ, तो आ रहे हैं, मतलब बहुत आ रहे हैं इस दफ़ा, काटन बहुत लगेगी। अच्छा, वैरायटियाँ पिंक फरी आ गई हैं और मैं समझता हूँ अर्ली के लिए तो सर वो सोने का सुहागा है। ठीक है, आपकी क्या रिपोर्ट है सब? काटन की तरफ रुझान बढ़ रहे या वैसे ही रुका हुआ है? अभी लोग तजर्बा नहीं करना चाह रहे, देखेंगे कुछ काश्तकारों, राना साहब जैसे काश्तकारों को देखेंगे इनका क्या हाल होता है, फिर आगे आएंगे। जी माशाल्लाह, यही था कि मेन था ना जी, उनको सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रही थी। पिछली दफ़ा भी हालांकि इन्होंने लेट अनाउंस की 5000, तो इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा रेट मिला है, बल्कि उस फार्मर को भी रेट अच्छा मिला जिसने ठेके पे ज़मीन ली हुई है, रेंट पे ना। अच्छा, तो उसने भी प्रॉफिट में गया है। तो इस दफ़ा बहुत लोग आ रहे हैं जी, इंशाल्लाह एरिया हमारा बहुत बढ़ेगा और पैदावार भी बढ़ेगी। इस दफ़ा फिर इन्होंने रिपीट वही किया है रेट ना, अगर थोड़ा सा बढ़ा देते तो बेहतर होता, लेकिन फिर भी फार्मर्स लगाएंगे जी। पहले ये होता था जी, जैसे पिंक बोलवर्म का थ्रेट आता था ना, तो इंसेक्टिसाइड तो सीज़न में 1-2 बार बढ़ती हैं, इनपुट्स बढ़ते हैं, उनके रेट्स बढ़ते हैं। तो ज़िम्मेदार कहता था कि जो मैंने एंड पे इतनी पैदावार नहीं आनी जितना मेरा खर्चा हो जाना है, वो इसलिए फिर स्टॉप कर देता था, उसकी केयर भी स्टॉप कर, इंटरेस्ट भी कम कर देता था। उसके नुकसान भी बहुत हुए पिछले 4-5 सालों में, बड़ा नुकसान हुआ। हाँ जी, लेकिन इंशाल्लाह, हाँ जी, यही था ना जी, सपोर्ट प्राइस नहीं थी, उससे भी डिस्करेज था फार्मर हमारा। लेकिन ये कि इंशाल्लाह इस दफ़ा एरिया भी बढ़ेगा, पैदावार भी इंशाल्लाह अच्छी आएगी और प्राइस भी बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। सही, हाँ जी। और ये था जी, हमें बहुत ज़्यादा थ्रेट जो पिंक बोलवर्म का था ना, तो फिर हमारे अदारे ने, बल्कि जी हमारे डायरेक्टर साहब ने एक ना मशीन बनाई है, पिंक बोलवर्म मैनेजर। ठीक है, उसको ये नाम रखा है उसका। ये था कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सब कहते थे जी अदारे वाले जी स्टिक को ऐसे रख लें, ऐसे रखने नहीं करता था कोई, सारे नहीं ऐसे होता था। उसका काम ये है कि ना वो स्टिक को साफ़ कर देती है। फार्मर ने जैसे है कि कपास की कटाई करके फौरी गंदम लगानी है ना,
उसने स्टिक बिल्कुल बोल उससे उतर जाने हैं, 2 3 4 रहते हैं। उससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि फार्मर्स की पैदावार बढ़ेगी जी। तो दूसरा ये है कि हमें फिर अंदेशा नहीं होगा, का खर्चा जो है वो कम जी हो जी जाएगा। अंदेशा नहीं होगा। जो ईंधन के लिए स्टिक्स रखी है ना, फिर फार्मर जैसे भी रखे, जितना अरसा मर्जी रखे वो रख सकता है। और फिर ये मशीनें डिस्ट्रीब्यूट भी की हैं, मुख्तलिफ ने साहिवाल में की है, फैसलाबाद में, रहीम जार खां में, बहावलपुर में ना। ठीक है, हाँ जी, ये हमने इसकी इसको demonstration अडॉप्ट देखी करना थी, चाहिए। हाँ जी, तो इसकी अडाप्टेशन जो है उसको हाँ जी। अभी क्वेश्चन वो मार्क है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये तो हो गया ना कि जी हम वो अपने जो टिंडे हैं उनको ही ख़त्म कर रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, उसके साथ ही पिंक को भी जो है क्रश कर रहे हैं। हम कोई इसका केमिकल सोल्यूशन नहीं निकाल सके अभी तक कि पिंक को कंट्रोल किया जा सके। पिंक हमारे ऊपर अभी भी ऐसे हावी है और काटन को सबसे ज़्यादा नुकसान भी उसी से पहुँच रहा है। जी जी, हमारे यहाँ जो आम तौर पे मेरा ख्याल ज़ाती राय है कि जो पेस्टिसाइड में कुछ फार्मर्स की सिलेक्शन भी बाज़ औक़ात नहीं होती कि कौन सी पेस्टिसाइड उसको किस टाइम पे चाहिए और किस पेस्ट के लिए चाहिए। तो जो मैं एज अ ब्रीडर कॉटन ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इसका जो हमें फ़िक्स करना है वो जेनेटिक सोल्यूशन पे जाना है। अच्छा। कि रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हमारे पास हों, और जैसे अभी जीन्स टैग कर रहे हैं, यानी पाइपलाइन में खुशखबरी है आपके पास डॉक्टर साहब, कोई बहुत सारी जेनेटिक के हवाले से? हाँ जी, जी, जी। वर्किंग हो रही है जी, बहुत इंशाल्लाह वर्किंग है आप इसमें, आएंगे और इंशाल्लाह अच्छी जो हमारे पास जरा वैरायटीज़ आम आदमी को जरा ऐसे क्विकली समझा दें जेनेटिक वैरायटी से मुराद क्या होगी कि भाई आप उसमें से बीमारी का अमल ख़त्म कर देंगे कि जी बीमारी जी, हो नहीं सकेगी। उसमें ये है कि पिंक बॉलवर्म के अगेंस्ट उसमें एक टॉक्सिन जहर बनेगा, ठीक है, और पिंक बॉलवर्म जैसे ही जाएगा और उसकी वजह, या बॉलवर्म जाएगा तो उसकी वजह से वो ख़त्म जो हो है जाएगा, वो फैल नहीं हाँ जी, सकेगा फैल। आस्कूती। तो इसमें यानी कि क्रॉप के अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि हर्बीसाइड है, ठीक है, तो हम हर्बीसाइड स्प्रे करते हैं लेकिन हमारी क्रॉप विद स्टैंड रहती है, ठीक है, ठीक उसके अंदर वो है। ट्रेड सबसे पैदा हो आपकी जाता है। नज़र में सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है जी। मैं जरा राना साहब से आखिरी बात पूछ लूँ। राना साहब, आप अगेती काश्त करने वालों को पैगाम देना चाहेंगे कि जी आप इस तरह कर लें, इससे जो है अच्छी पैदावार हासिल हो जाएगी? एक तो सर मैंने सबसे पहले बात की सीड की सर, ठीक है, अगर पिंक फ्री लगाएंगे, वैरायटी लगाएंगे तो उससे एक तो बहुत फ़ायदा होगा जरा। दूसरा है कि वक्त पर काश सर, इस साल टेम्परेचर हाई होने की वजह से सर गंदम भी जो है ना कटाई भी शुरू या कंप्लीट से शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं काश्तकारों को पैगाम दूंगा कि जितना जल्दी हो सके ना सर, गंदम कटाई होते ही बिजाई कर शुरू दें, फौरी तौर पे बिजाई कर दें। जी। और मैं ये भी समझता हूँ गवर्नमेंट हमारी को चाहिए कि फूड सेंटर भी जल्दी खोलने चाहिए और पानी की दस्तयाबी भी जल्दी हो जाए, तो मैं समझता हूँ काटन वो भी अर्ली हो जाएगी। पानी की दस्तयाबी तो कुदरत पर भी मुनहसर है नहीं, ना, नहरी कहाँ से नहरी लेके पानी है ना आएंगे। सर सिंचाई, उसको अगर आप 20 अप्रैल को पानी दस्तयाब होगा तो सबको मिलेगा। मैं वही बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। डॉक्टर जुल्करनैन साहब आपका शुक्रिया। राना साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, हमने कपास की अगेती काश्त को देखा, जायज़ा लिया, कैसे मुमकिन है और इसमें क्या क्या एहतियातें हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम कपास की अगेती काश्त पर बात करेंगे। ये कब से शुरू होती है और इसको एक अच्छे फार्मर के लिए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कब करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, आजकल इसका मौसम है नहीं है, इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद नवीद अफजल। आप शोबा एग्रोनॉमी CCRI सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, तहकीक करते हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर जुल्करनैन खान। आप शोबा प्लांट ब्रीडिंग नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी में तहकीक भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं। और हमारे तीसरे मेहमान हैं राना मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप मिसाली काश्तकार हैं और यकीनन अगेती काश्तकारी भी करते होंगे। मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि हमें ज़रा ये समझा दें कि ये अगेती काश्त से मुराद क्या है, कि इसके कोई टाइम पीरियड भी तय है या बस जो अर्ली सोइंग हो गई वो अगेती काश्त हो गई? नहीं जी, इसका है जी रिकमेंडेड टाइम जो है ना जी, हमारा जो हम रिकमेंड करते हैं वो 1 अप्रैल से कपास के लिए 31 मई तक है। ठीक है। तो जो लोग फरवरी में मार्च में काश्त करते हैं ना, उसे हम अगेती काश्त कहते हैं। अच्छा, हाँ, लोग फरवरी और मार्च में जो काश्त वो करते हैं अगेती काश्त अगेती में आ काश्त जाता है। ठीक है।
लेकिन इस साल ये है कि इस साल टेम्परेचर तो काफ़ी राइज जा रहा है। अब जैसे हो अभी गया से कुछ, बड़ा अभी से हो दर्जा गया बढ़ है, गया। अभी से हो गया है 15 मार्च से। अदरवाइज़ ये होता था जी, अगेती काश्त के लिए हम लोग जब नॉन बीटी थी हम रिकमेंड नहीं करते थे, अच्छा, क्योंकि नॉन बीटी अगेती काश्त में नहीं लगाई जाती। फर्स्ट ठीक है, टाइम जो नॉन बीटी था ना जी, उसको थ्रेट था पिंक बोलवर्म का, ठीक है, तो हम उसके लिए रिकमेंडेड टाइम था कि 1 अप्रैल से करें। अच्छा, और फिर जैसे जैसे फिर बीटी हमारी आती गई तो उसको, क्योंकि पिंक बोलवर्म का थ्रेट नहीं होता, तो उसको फिर था कि अगेती में लोग अगेती में ले आए। ठीक है, हाँ जी, अगेती काश्त करनी शुरू कर दी। लेकिन ये है कि हम वही वैरायटी जो हमारी पिंक बोलवर्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है वही हम बिजाई कर सकते हैं। ठीक है। और अगेती काश्त करने के अलावा ये है कि हमें टेम्परेचर होता है ना, जैसे अब आजकल राइस टेम्परेचर है ना, 38 से ऊपर चला गया, 40 हाँ का जी, टच हाँ कर रहा जी। है तो टेम्परेचर। लेकिन जो है कि पिछले लास्ट ईयर्स में तो ऐसा नहीं था टेम्परेचर, जो फरवरी में या मार्च में काश्त करते हैं ना, इसके लिए टेम्परेचर सॉइल का 16 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अगर अच्छा। इससे कम होगा ना, ठीक है। बल्कि फरवरी मार्च में कम ही होता था, ठीक कम है। ही था, तो उसका ये था कि हमें फिर जो हम भी कहते थे उनको रिकमेंड करते थे कि अगर आपने अर्ली काश्त करनी है तो आपने सीड को फंजीसाइड लगाना है। ठीक है। फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड दोनों है। इकट्ठे भी मिल जाते हैं, लगाना है। अच्छा, इसमें डिटेल से बात करेंगे। जी, जी। मुराद ये हो गई कि आप फरवरी में, मार्च में जो काश्त करते हैं जी जी कपास, जी, जी। वो अगेती काश्त में शुमार हो जाती वो है। अगेती काश्त में और शुमार। इसको मुराद इससे अगेती हमने काश्त है। हाँ जी, और इसमें काश्त जो है वो सिर्फ बीटी काटन हो सकती है, बीटी नॉन बीटी नहीं हो सकती। नॉन बीटी नहीं हो सकती। बीटी, हाँ जी। अच्छा, इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, लेकिन मैं ज़रा डॉक्टर जुल्करनैन खान साहब को भी शामिल कर लूँ। मैं ये जानना आपसे स्पेसिफिक चाहूँगा कि ये आपकी तहकीक का नतीजा है या काश्तकार ने आज खुद सीखा है, आहिस्ता आहिस्ता इसको पीछे लेके गए तो ये प्रोडक्शन बेहतर आने लग गई, तो इस पे कोई फ़ायदा हुआ? मैं पहले आपके सवाल का जवाब दूंगा, बाद में लूँगा, बाद में दूँ इसका जवाब? बाद में लूँगा। पहले मैं डॉक्टर साहब को शामिल कर लूँ। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में ये जो अगेती काश्त है, एक तो इसका फ़ायदा हमें बाज़ाहिर ये नज़र आता है कि पैदावार बढ़ जाती है। दूसरा, क्या बीमारियों से, जो कपास की बीमारियाँ हैं, उनसे इसका बचाव होता है या वो बढ़ जाती हैं? आपकी नज़र में क्या होता है? जी जी, पहले तो मैं डॉक्टर नवीद अफजल साहब की बात को बढ़ाऊँगा। इसमें जो 2 इश्यूज़ जो डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, एक तो था पेस्ट का, यानी कीड़े मकोड़ों का। तो ज़्यादातर जो पेस्ट प्रेशर है उससे वो ज़्यादा आता है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, नॉन बीटी पे ज़्यादा आता है। बीटी पर क्या सूरत तो उसमें ये है कि जब बचना होता था तो उससे फिर वो अगेती काश्त कर देनी। तो बीटी में ये था कि हमारे पास अगर बॉलवर्म रेजिस्टेंट वैरायटीज़ आ गई हैं, ठीक है, तो अगेती काश्त किसी हद तक जो है वो थ्रेट सिर्फ उसको बॉल किया जा वॉर्म ही सकता है। है। उसमें पिंक बॉलवर्म पिंक थ्रेट बॉलवर्म, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो फार्मर, जैसे आपने बात की कि फार्मर भी अपने तजर्बात से सीखता है, तो फार्मर ने भी अपने तजर्बात से सीखा। ये तो मेरा मौसमी डॉक्टर साहब से तब्दीलियों सवाल है, से। आपसे सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो है, एक तो पैदावार बेहतर हो गई, जी जी, और दूसरा ये है कि अगर पेस्ट हम प्रेशर, बीटी लगाते हैं हाँ तो जी। उस पर भी पेस्ट का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, थोड़ा रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो निस्बतन पैदावार निस्बतन बेहतर कम आती हो है। जाता है। ठीक है, राणा साहब, आप भी कोई बीटी काश्त करते हैं अगेती, या रिवायती काश्तकारी कर रहे हैं? हाँ बुखारी साहब, बड़ी मेहरबानी कि आज रोहित चैनल ने हमें बुलाया, और मैं समझता हूँ वक्त पर काटन के ऊपर आपने बात की, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि अर्ली काटन लगानी चाहिए। मैंने 6 एकड़ कल लगाई है सर, अच्छा, और पिछले साल हमने ट्रायल किया था, जो मौसमी थी हमारी 30 मन आई है, तो जो मार्च में लगाई थी सर उसकी 60 मन पैदावार आई है। अच्छा, डबल हो गई यकीन करें, हाँ पैदावार। जी। अच्छा, उसके बाद सर वैरायटियाँ आ गई हैं, पोटेंशियल है, और इस साल अभी तक हमारे इदारे रिसर्चर नहीं सोचा काटन, टेम्परेचर आज देखे सर 38-39 से पहुँच गया है, तो ये काटन के लिए ना सर आइडियल टाइम है, और मैं समझता हूँ जो आज लगाएगा उसका मुकाबला और नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस दफ़ा भी आपने काश्त शुरू कर दी है? जी सर, मैंने कल अल्हम्दुलिल्लाह 6 एकड़ कल मैंने लगा दी। और इर्द गिर्द का माहौल कैसा है? बाकी जो आपके दोस्त हैं, काश्तकार हैं, दीगर मुझे देख के और लोग भी लगा रहे हैं। लगा हमारे रहे पास जो रकबा बचा हुआ था मक्की का या आलू का, और हमारे काफ़ी दोस्त लगा रहे हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह इस दफ़ा काटन लगेगी, और बड़ी तेज़ी से लग रही है, और लोग बड़े जज्बे के साथ लगा रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, वो सवाल कि ये आपके को तजर्बात का निचोड़ है अगेती काश्त, या ये काश्तकारों के तजर्बात का निचोड़ है? नहीं जी, ये है जी, जो तजर्बात है ना जी, हमारे तो साल से चल रहे हैं, बल्कि हमारा जो मैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट का हूँ, हमारा स्विंग डेट पे भी ट्रायल चलते हैं।
का, यानी कि 15 तारीख से अब बिजाई कर रहे हैं शुरू। स्टार्ट में जब नॉन बीटी थी तो हम 1 अप्रैल से चलते थे, फिर जब बीटी आई ना हमने 1 मार्च से शुरू कर दी बिजाई। फिर जाहिर है कि इसका ये है जी, हमारे मुल्तान में ये ट्रेंड है कि जैसे जैसे पैदावार जैसे जैसे डिले करते हैं ना, पैदावार कम होती है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो उसको पूरा टाइम मिल जाता है क्रॉप को। मेरा पूछने का मकसद ये था हाँ जी, कि इस पे आपने तहकीक करके ये जो रिकमेंडेशन दी हैं, या देखा है काश्तकार आहिस्ता आहिस्ता अर्ली सोइंग की तरफ चले गए और आपने देखा होगा हम लोग इस पे रिसर्च करते हैं। सारे काश्तकार अपने हिसाब से करते हैं, प्रोग्रेसिव करते हैं, जो यानी कि जो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो भी करते हैं। लेकिन रिसर्च जो मेनली होती है वो तो अदारों से होती है जी। ठीक है, वो अदारे ही करते हैं। क्योंकि जैसे था, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं और जी। कि जैसे था कि बीटी नॉन बीटी थी वो यकम से थी, फिर जैसे जैसे नॉन बीटी आई ना जी, हमने 1 मार्च से उसको शुरू हो किया। फार्मर्स ने भी करना शुरू कर दिया। फार्मर 1 मार्च की बजाय फरवरी में चला गया। उनको ये था कि हम दो क्रॉप्स ले लें एक सीज़न में ना, थोड़ा सा ज़्यादा ले लें क्रॉप। तो ये है कि फिर उससे ये हुआ कि इसका ये है कि अगर आपने नॉन बीटी लगानी है ना, उसके लिए 10% रिफ्यूजिया होना चाहिए। अच्छा, यानी कि उसके साथ बीटी भी होनी चाहिए थी, कि हमें प्रॉपर मैनेजमेंट से लगानी चाहिए थी। क्योंकि अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट से चलते हम यानी कि हमने तो रिसर्च बतानी है, हम भी ज़िम्मेदार भाई भी हमारे सारे रिफ्यूजिया लगाते रहते। जो पिंक बॉल वर्म है ना जी, उसका सिर्फ एक होस्ट है सिर्फ। अच्छा, कॉटन, और कोई होस्ट नहीं? और कोई नहीं है उसका। बाकी सकिंग है उनके डिफरेंट होस्ट, इसका सिर्फ एक ही होस्ट है। अगर उसको नॉन बीटी उसके 10% एरिया पे मिल जाती साथ साथ, उसने इधर आना ही नहीं था, उसकी रेजिस्टेंट पावर नहीं बढ़नी थी। फिर जब इसकी रेजिस्टेंट पावर बढ़नी शुरू हो गई, उसकी रीज़न यही थी कि हमने रिफ्यूजिया एरिया लोगों ने नहीं किया उस हिसाब से मैनेजमेंट। फिर दोबारा से इसका थोड़ा सा बढ़ा तो दोबारा से यकम अप्रैल पे कर दो, बल्कि गवर्नमेंट ने भी इसका फिर लगाई थी, दफ़ा इस पे लगाई थी। लेकिन अब फिर माशाल्लाह जो अच्छी वैरायटीज़ आ रही हैं, लास्ट ईयर भी देखा है आपने, नंबर 1 बेस ये भी करता है स्पोर्ट प्राइस। ठीक है, हाँ जी, स्पोर्ट प्राइस पिछली लास्ट टाइम ये मैं जानना चाहूँगा, स्पोर्ट प्राइस पे बात करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये अगेती जो है उसकी कोई अर्ली लिमिट भी है, या इस वक्त भी शुरू कर दे काश्तकार कि जी अच्छा जी ज़मीन तो खाली पड़ी हुई है, मैं जितना पहले लगा लूँगा तो कपास बेहतर हो जाएगी? हाँ जी, ज़मींदार तो फिर अपना फ़ायदा देखते हैं ना, उसका फ़ायदा होता भी है? फ़ायदा है, जितना अर्ली कर लें आप फ़ायदा है। लेकिन हमें खौफ होता है कि हमारा पिंक ना आ जाए, बस। और कोई नुकसान कोई नहीं है, और कोई नुकसान पिंक के अलावा कोई नुकसान? पिंक के अलावा कोई नुकसान नहीं, बल्कि इसकी पैदावार तो अच्छी आती है अर्ली। जितनी अर्ली होगी उतनी पैदावार अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, ये बाज़ जो है लोगों ने तजर्बात ऐसे भी किए कि छड़ियाँ मुढ़े छोड़ दिए ना, ताकि पैदावार जो है वो बेहतर हो जाए। तो वो तो अर्ली से भी एक स्टेप और आगे चलेगा ना जी, मतलब सोइंग नहीं करनी पड़ी और उसी से काम आगे बढ़ गया। तो इसको अगर हम अर्ली सोइंग से कंपैरिजन करें तो इसमें से कौन सी चीज़ बेहतर रहती है? अर्ली सोइंग में जैसे कि हम कहते हैं कि ज़्यादा इशू हमारे पास पेस्ट प्रेशर का आ सकता है, और अगर वो दोनों में से कौन सा बेहतर है? देखिए, उसमें अगर वो फिक्स हो जाता है तो ज़ाहिर है पैदावार हमारी वैसे भी बेहतर है। दूसरा, हमें जो टाइम मिल रहा है ना, टाइम पीरियड अर्ली सोइंग में, उसमें यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो मिल के हमारी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। ज़ाहिर प्रोडक्शन किसी एक फैक्टर से नहीं बढ़ती। कुछ ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो प्रोडक्शन कम कर रहे थे और वो फिक्स हो रहे हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन कम होती है और वो फिक्स हम कर लें ताकि प्रोडक्शन इनडायरेक्टली हमारे पास बढ़ जाए। जी, हमने मुढ़े छोड़ दिए और उसी से दोबारा कॉटन लेने? नहीं जी, उससे नहीं पैदा होगा, उससे पैदावार नई लगाएंगे, वही देखिए आप। अर्ली सोइंग ही बेहतर है। कुछ लोग ऐसे तजर्बात कर भी रहे हैं कि ये भी हैं और शायद उनमें से कुछ बेहतर रिजल्ट्स भी आए हैं। आपने शायद इस पर तहकीक की होगी मेरा ख्याल है। हाँ जी, मुड पे नहीं, वो आप रिकमेंड भी नहीं करेंगे? अरे वो कभी भी नहीं। तो साहब, आपने भी कोई ऐसा कोई तजर्बा किया है कि भाई आपने मुढ़े छोड़ दिए हों? मैंने सर ये आज से तजर्बा 10 साल पहले किया था सर। अच्छा, मैंने उसको फरवरी में ऊपर से काट दिया था सर। ठीक है, और वो बड़ी कामयाब रही थी सर। कामयाब रही? हाँ जी सर। अच्छा, वो टॉपिंग होती है राना साहब, वो टॉपिंग है, मुड छोड़ रहे हैं, वो मुड की बात कर रहे हैं। मैंने मुड को ना 1 फुट सर, 1 फुट छोड़ा था उसको कैंची के साथ आप मुड की बात कर रहे हैं कि हमने हार्वेस्ट कर ली, ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट ईयर उसके मुड छोड़ दिए। हाँ जी, आप ये बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, मतलब जैसे 1 फुट छोड़ दिया, 1 फुट वही मुड हो गया ना जी। 1 फुट अगर आपने पौधा छोड़ दिया, आधा फुट तकरीबन फुट से भी कम, ठीक है, उसके ऊपर सर फरवरी में कटाई की थी, ठीक है, और उसको बकायदा हमने सर्दी में पानी भी लगाया था, कोरे से बचाया था, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, उसको जनाब गोडी चौकी करके, और मैंने उसकी उस टाइम 60 मन पैदावार ली थी, उससे हासिल हुई जी। और वो सर दरख्त बन जाते हैं। अच्छा, आप तो फिर वो सोइंग के मरले से भी बच गए
और बीज की भी बचत हो गई। जी, जी, जी। और आपके पास तो कपास तैयार खड़ी थी, लेकिन उस very early वक्त stage हाँ हो गई। बिल्कुल, और कामयाब होता। और मैं समझता हूँ इस साल जो है ना सर, जनवरी फरवरी में कांटा नहीं लगानी चाहिए। सबसे जो अब आइडियल मौसम है सर वो मार्च का है। अच्छा इसमें जितनी पैदावार लेना चाहे ले सकते हैं। अच्छा सबसे जो अच्छा, ideal- फिर वो आपने वो तजर्बा तो कामयाब रहा, फिर आपने वो उसको ख़त्म क्यों कर दिया? सर उसमें फिर जब बड़ा पौधा हो जाता फिर सर उसमें सूख जाता था वो। ठीक है, ठीक, मतलब शायद 2 सीज़न आप उसको बस 2 फायदा सीज़न लेते कर हैं ना, सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है वो जी, जी, जी। चल नहीं सकता। जी जी ऐसी है ना जी, ये भी जी जी ये भाई बहुत साहब, बात है। इसका मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम मुड छोड़ देंगे ना, हाँ। क्रॉप वो बनेगी कीड़ों की अमाज का। जो हमारा पिंक है ना वो फ्लेयर अप होता है रटून क्रॉप से, ठीक है, यानी कि जो छोड़ी हुई है ना, जो हमारा पिंक बनता है, जो पिंक जो है कि ये हमारी तकरीबन यानी कि 2 मिलियन रुपीस का भी नुकसान करता है। जी बहुत ज़्यादा जो हमें नुकसान इस हो रहा है ना जी, पिंक से हो रहा है। तो ये है कि अगर हमें उसके लिए तो ये तक ख्याल रखना पड़ता है कि हमारी जो स्टिक पड़ी है ना, ये वैसे एक्सटेंशन वाले सारे गवर्नमेंट के अदारे कहते हैं जी वो अमूदी रुख पे रखें, ऐसे ना रखें। ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ ज़िम्मेदार जो अच्छे हैं वो तो केयर करते होंगे, जो बाकी ज़िम्मेदार नहीं केयर करते। हमने सिंध तक पूरा पाकिस्तान ढेर विज़िट लगा देना किया। आसान है, उनको हाँ खड़ा जी। करना मुश्किल है, फिर ऊपर रखना हाँ मुश्किल हो जी, जाता नहीं है ना। जो अगर उन्होंने वो ऐसे ही रखते हैं जी, नहीं कर सकते। उसका ये फिर होता है कि वो अगर स्टिक्स पड़ी हैं ना तो उसका पिंक जो है मार्च में फ्लेयर अप हो जाता है, जैसे वो आपने समझ जाता है। लगाई। इस पर मज़ीद बात करते हैं, ब्रेक ले लें डॉक्टर साहब। नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।